नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। एक राजा की 16 रानियां होती हैं। बड़ी रानी ने सभी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला। बड़ी रानी के इस व्यवहार से राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे नीतिवान थे और जानते थे कि चाणक्य ने कहा है कि राजा अपने पुत्रों को भेड़िया समझे। बड़ी रानी के 4 पुत्र थे जो जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि यह राजगद्दी 4 लोगों के एक साथ बैठने लायक जगह नहीं है। अगर तुम चारों किसी तरह बैठ भी गए तो आपस में धक्का मुक्की करोगे और फिर एक दिन चारों नीचे गिर जाओगे। इसलिए मैं तुम चारों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम चारों भाई आज ही इस राज्य से बाहर निकल जाओ और ठीक 1 साल के बाद इस राज दरबार में उपस्थित होना। फिर मैं देखूँगा कि तुम चारों में कौन कितना धन कमाया और कौन कौन से विशेष योग्यता हासिल की। जो सबसे बेहतर साबित होगा मैं उसी को राजगद्दी सौंप दूंगा। चारों भाइयों ने राजा को प्रणाम किया और राज्य से बाहर चले गए। दूसरे राज्य में पहुंचकर चारों राजकुमारों ने अपना अलग अलग मार्ग चुना और अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। ठीक 1 साल के बाद जब चारों राजकुमार अपने राज्य में लौटकर वापस आए और राज दरबार में राजा के सामने हाजिर हुए, तो राजा ने कहा, मैंने तो सोचा था कि इस 1 साल में तुम चारों में से 3 या तो बीमारी के शिकार हो जाओगे या कोई एक शेष तीनों को मार डालेगा और मेरी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन तुम चारों सकुशल यहाँ राज दरबार में वापस आ गए। खैर, अब तुम चारों मुझे ये बताओ कि 1 साल में किसने क्या काम किया, कितना धन कमाया और राजा बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक योग्यता हासिल की। ऐसा कहने के बाद राजा ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे की ओर इशारा किया। राजा का बड़ा राजकुमार हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, जब मैं दूसरे राज्य में पहुंचा तो मैंने विचार किया कि एक राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण है। इसीलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ गया और उसके यहाँ बोरे ढोने का काम करने लगा। अपनी पीठ पर मैंने 1 वर्ष बोरा ढोया है, कठिन परिश्रम किया है, ईमानदारी से धन कमाया है। अपनी मजदूरी में से 100 स्वर्ण मुद्राएं मैंने बचाकर अपने पास रखी है। मेरा मानना है कि ईमानदारी और परिश्रम ही राजा बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण है। ये गुण मेरे पास है, इसीलिए राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी मैं ही हूँ। इतना कहकर जब बड़ा बेटा मौन हो गया तो राजा ने अपने दूसरे पुत्र को संकेत किया। फिर दूसरे पुत्र ने कहा, पिताजी, अपने राज्य से निकलने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक राजकुमार हूँ, क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय अपने बाहुबल पर भरोसा करता है। इसलिए मैंने पड़ोसी मुल्क में जाकर डाकुओं का एक गिरोह बनाया और लूट मार करने लगा। धीरे धीरे मुझे उस राज्य के कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और मेरा धंधा खूब फलने फूलने लगा। मेरे बड़े भाई जिस सेठ के यहाँ बोरे ढोते थे, उसके यहाँ मैंने 2 बार लूटपाट किया था। अपने 1 वर्ष की कमाई से
मैंने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं जमा करके रखी हैं। मेरा मानना है कि एक राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, तभी वह अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। और ये दोनों गुण मेरे अंदर हैं, इसलिए मैं ही इस राजगद्दी का अधिकारी हूँ। 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनते ही राज दरबार में बैठे सभी दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा का आदेश पाकर तीसरा राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मैंने दूसरे राज्य में जाकर अपना व्यापार शुरू किया। उस राज्य की राजधानी में मेरी सबसे बड़ी दुकान थी। मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेचा करता था। मैंने राजा से लेकर मजदूरों तक सबको साल भर मूंगफली का तेल मिलाकर घी और रेत मिलाकर शक्कर खिलाया। राज्य के कर्मचारी मुझे पकड़ते ही नहीं थे, क्योंकि उन सबको मैं अपने मुनाफे में से हिस्सा दिया करता था। एक बार वहाँ के राजा ने मुझसे पूछा था कि शक्कर में या रेत जैसी कौन सी चीज़ मिली होती है। मैंने उन्हें बताया, हजूर, यह उच्च कोटि की खदानों से प्राप्त शक्कर है और यह शक्कर केवल राजा महाराजाओं के लिए मैं विदेश से मंगवाता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ था और मेरे बड़े भाई जिस सेठ के यहाँ बोरे ढोते थे, वो सेठ भी मेरा ही मिला हुआ मिलावटी माल खाता था और मेरे मझले लुटेरे भाई को भी मूंगफली का तेल मिला घी और रेत मिली शक्कर मैंने खिलाया है। मेरा मानना है कि एक राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए, तभी उसका राजपाट चल सकता है। सीधे साधे राजा को कोई एक दिन भी राजगद्दी पर नहीं रहने देगा। और मुझ में राजा बनने योग्य दोनों ही गुण मौजूद हैं, इसलिए राजगद्दी का असली अधिकारी मैं ही हूँ। और मेरी 1 वर्ष की कमाई 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर राज दरबारियों की आंखें एक बार फिर फटी रह गईं। इसके बाद सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। राजा ने जब अपने छोटे राजकुंवर को देखा तो उसकी वेशभूषा और भाव भंगिमा तीनों बेटों से भिन्न थी। वह अपने शरीर पर बिल्कुल सादा और सस्ते मोटे कपड़े पहने हुए था। उसके पांव और सिर नंगे थे। उसके चेहरे पर बड़ी सरलता थी और उसकी आंखों में बड़ी करुणा थी। वह कहने लगा, पिताजी, जब मैं दूसरे राज्य में पहुंचा तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। कई दिन तक मैं भूखा प्यासा यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर चलते चलते एक दिन मैं एक भवन के सामने से गुजरा। उस पर लिखा हुआ था सेवा आश्रम। मैं उसके भीतर गया तो वहाँ का वैभव देखकर मैं दंग रह गया। ऐसा ऐश्वर्य तो आपके राजभवन में भी नहीं है। वहाँ 3-4 लोग बैठकर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई, तुम लोगों का धंधा क्या है? उनमें से एक ने कहा, त्याग और सेवा। मैंने कहा, भाई, त्याग और सेवा तो धर्म है, ये धंधा कैसे हुआ? वह आदमी गुस्से में चिढ़कर बोला, चल आगे निकल जा, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। स्वर्ण के ढेर पर मेरी दृष्टि जमी हुई थी। फिर मैंने एक बार फिर पूछा, भाई, तुम लोगों ने इतना स्वर्ण कहाँ से पाया? दूसरा आदमी कहने लगा, धंधे से। मैंने कहा, कौन सा धंधा? पहले वाला आदमी फिर गुस्से में बोला, अभी बताया ना,
सेवा और त्याग के धंधे से। उनमें से तीसरे आदमी को मेरे ऊपर दया आई। उसने कहा, तू चाहता क्या है? मैंने कहा, मैं भी आप लोगों का धंधा सीखना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं कमाना चाहता हूँ। फिर उस दयालु आदमी ने कहा, तो फिर तू हमारे विद्यालय में भर्ती हो जा। हम 1 हफ्ते में तुम्हें सेवा और त्याग के धंधे में पारंगत कर देंगे। शुल्क के नाम पर तुमसे कुछ नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा धंधा चल पड़े तो अपनी श्रद्धा अनुसार गुरुदक्षिणा में मुझे कुछ दे देना। पिताजी, इसके बाद मैं सेवा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगा। मैं वहाँ राजसी ठाठ से रहता, सुंदर वस्त्र पहनता, स्वादिष्ट भोजन करता, सुंदर युवतियाँ पंखा झलती, सेवक हाथ जोड़े सामने खड़े रहते। कुछ दिन के बाद मुझे आश्रम के मुखिया ने अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, अब तू सारी कलाएं सीख लिया है। ईश्वर का नाम लेकर अब तू अपना कार्य शुरू कर दे। उन्होंने मुझे मोटे और सस्ते वस्त्र दिए और कहा, आश्रम के बाहर इन्हें ही पहनना। कर्ण के कवच कुंडल की तरह ये बदनामी से तुम्हारी रक्षा करेंगे, और जब तक तुम्हारा खुद का भवन नहीं बन जाता तुम इसी भवन में रह सकते हो। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। इसके बाद मैं उसी दिन से मानव सेवा संघ खोल दिया और प्रचार करवा दिया कि मानव मात्र की सेवा करने का बीड़ा हमने उठाया है। हमें समाज की उन्नति करना है, गरीबों, भूखों, नंगों और अपाहिजों की सहायता करनी है। हर व्यक्ति हमारे इस पूरे काम में अपना हाथ बटाएं, हमें मानव सेवा के लिए चंदा दें। पिताजी, उस देश के नागरिक बहुत भोले हैं। वो सभी मुझे चंदा देने लगे। अपने मझले भैया से भी मैंने चंदा लिया था और बड़े भैया के सेठ ने भी मुझे चंदा दिया। बड़े भैया ने भी अपना पेट काट कर 2 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी। मेरे लुटेरे भाई ने भी मेरे चेलों को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, क्योंकि एक बार जब राज्य के सैनिक उन्हें पकड़ने आए तो उन्हें आश्रम में मेरे चेलों ने छुपा दिया था। पिताजी, राज्य का आधार धन है और राजा को प्रजा से धन वसूल करने की कला आनी चाहिए। प्रजा से प्रेम पूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। राजा को बिना नाखून लगाए खून निकालना आना चाहिए और मुझ में यह सारे गुण मौजूद हैं। इसलिए मैं ही इस राजगद्दी का अधिकारी हूँ। मैंने इस 1 वर्ष में चंदा इकट्ठा करके 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई हैं जो मेरे पास हैं। 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर सभी दरबारी सन्न रह गए। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, आपकी क्या राय है? इन चारों में कौन राजकुमार राजा बनने के योग्य है? मंत्री ने कहा, महाराज, सारी राज्यसभा यही मानती है कि छोटे राजकुमार ही राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने 1 साल में 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। उनमें अपने गुणों के अलावा शेष तीनों भाइयों के भी गुण हैं। बड़े भाई जैसे परिश्रम उनके पास है, दूसरे भाई के समान साहसी और लुटेरा भी हैं, और तीसरे भाई के समान बेईमान और धूर्त भी हैं। इसीलिए उन्हें ही राजगद्दी सौंप दिया जाए। मंत्री की बात से सहमत होकर राजा ने छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया और कुछ दिन के बाद पड़ोसी राज्य की गुणवती कन्या से उनका विवाह भी कर दिया। फिर राजा का
छोटा राजकुमार सुखी पूर्वक राज्य चलाने लगा। उम्मीद है यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।